वेलकम टू CCI क्लासेस। सो आपको पता है कि हमने केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है 2025 के लिए। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सो फर्स्ट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ना होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो यहाँ पे कोई साइंटिस्ट दिख रहे हैं हमें, उन्होंने कुछ तो कहा था, तो उसके बारे में हम देखेंगे। थोड़ा इसकी मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे अब आपको अच्छे से दिखेगा। सो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। किससे बने हुए कंपाउंड? कि कार्बन एटम्स से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। बट सभी कार्बन एटम वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं क्या? देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया CO2। तो CO2 को तो हम मतलब जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नहीं कहते। और हमारा कार्बोनेट आयन हो गया, इसको भी हम नहीं कहते कि हमारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। या फिर हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स ले लिए, जैसे डायमंड हो गया, डायमंड को भी हम नहीं कहते कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं व्हेन कार्बन एटम्स एक दूसरे कार्बन एटम्स के साथ ऐसा कनेक्टेड हो अलोंग विथ व्हाट, आइदर हाइड्रोजन, क्या होना चाहिए, आइदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हाइड्रोजन ही होता है। तो कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होने के बाद जो बनता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये CO2 वगैरह मतलब जिसमें कार्बन इन्वॉल्व है, ये सिर्फ ऑर्गेनिक मतलब ये वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है। मतलब हमें कहना क्या है कि कार्बन अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन एंड उसके बाद अगर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है कि हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनका स्टडी इन द सेंस उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके रिएक्शंस, उनकी रिएक्टिविटी, सोल्यूबिलिटी वगैरह, उस सब का स्टडी करना मतलब क्या होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब उन सब का स्टडी करना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। तो जैसे जैसे साइंस डेवलप होता गया, इन अर्ली सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे जैकोब बर्जीलियस। कौन से साइंटिस्ट थे? जैकोब बर्जीलियस। इनका फोटो यहाँ पे है। तो इन्होंने एक थियरी बताई थी 1815 में। क्या बताए थे उन्होंने? 1815 में एक थियरी बताई थी। कौन सी थियरी थी? उसका नाम था वाइटल फोर्स थियरी। कौन सी थियरी थी वो? वाइटल फोर्स थियरी। तो इन्होंने क्या बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं। इन्होंने क्या बताया था इस थियरी में, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं। सो ये पहली थियरी है जो नोन है। 1815 में जब साइंटिस्ट ने स्टडी की शुरुआत की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो ये पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने वाइटल फोर्स थियरी बताई 1815 में। इनका कहना क्या था हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थियरी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो सिर्फ किस में बनते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। किस में बनते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एग्जिस्ट करने के लिए जो फोर्स रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स। सो इन्होंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? बस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे प्लांट हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल्स हो गया, इन सब में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसिस होंगे या फिर प्रोड्यूस होंगे। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनते हैं वो किससे एग्जिस्ट करते हैं? वाइटल फोर्स से। और ये वाइटल फोर्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बस लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो इन्होंने तो ये थ्योरी बता दी, बट आगे जैसे ही ये थ्योरी आगे बढ़ती गई, मतलब कुछ साल होते गए, तो साइंटिस्ट में एक होड़ लग गई कि ये सच में थ्योरी करेक्ट है या नहीं। तो एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, हम देखते हैं, F. होलर। तो इन्होंने क्या किया कि स्टडी स्टार्ट किया अपने लैबोरेटरी में। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए या फिर कोई और कंपाउंड्स हो गए उन्होंने ले लिया और रिएक्शन स्टार्ट कर दी। तो इनको एक रिएक्शन में सक्सेस मिला। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस किया। वो कौन सा है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसिस किया? वो है यूरिया।
उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट लिया और अमोनियम साइनेट को बस उन्होंने हीट किया। क्या किया उन्होंने? हीट किया। तो हमारा क्या बन गया है यहाँ पे? यूरिया। आपको पता है यूरिया हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है यूरिया का, बराबर। सो ये यूरिया बना कैसे? उन्होंने बस अमोनियम साइनेट लिया अपनी लेबोरेटरी में और इसको हीट किया और बन गया यूरिया। और यूरिया क्या है हमारा? आपको पता है क्या होता है यूरिया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है? सॉरी, अमोनियम साइनेट क्या होता है हमारा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और यूरिया क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे जो वाइटल फोर्स थ्योरी बताई थी किन्होंने? बर्ज़िलियस ने। वो क्या हो गई यहाँ पे? फेल हो गई बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इन लैबोरेटरी फ्रॉम इनऑर्गेनिक अमोनियम साइनेट। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। तो ऐसे ही साइंटिस्ट ने बहुत सारे रिसर्च किए, तो उनमें से कोई रिसर्च है जो जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोल्बे नाम के एक साइंटिस्ट है, हरमन कोल्बे। तो इन्होंने क्या सिंथेसिस किया उसमें? एसिटिक एसिड। क्या सिंथेसिस किया? एसिटिक एसिड। एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने मीथेन गैस को सिंथेसिस किया, इनका नाम था बर्थलोड। तो इन्होंने क्या सिंथेसिस किया? मीथेन गैस। तो जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता गया, उन्होंने मतलब डिस्कवरी होती गई, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या होता गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड लैबोरेटरी में हम सिंथेसिस करते गए। तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी बताई थी बर्ज़िलियस ने, वो तो हो गई फेल। तो ये हो गया ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। अब हम जानते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट क्यों करते हैं। क्या लगता है आपको, क्यों एग्जिस्ट करते होंगे? इनमें जो मेन एलिमेंट है वो कौन सा है हमारा? कार्बन एटम। मेन एलिमेंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो क्या है हमारा? कार्बन एटम। तो इस कार्बन एटम की हम थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्योंकि ये हम बोलते हैं कि जो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, जो भी पूरा सिस्टम हम मतलब पूरा अर्थ पे जो लिविंग सिस्टम है, तो वो कहाँ किससे बना है? कार्बन से बना है। मतलब हम कहते हैं कि अर्थ में जो लाइफ है वो किसकी है? कार्बन से बनी हुई है। तो हमें कार्बन की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सो फर्स्ट हम देखते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या होती है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। आपने नाम तो सुना होगा 10th क्लास में। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। क्या लिखी है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू लिंक विथ वन अनदर फॉर्मिंग आइदर चेन स्ट्रक्चर। क्या है? चेन स्ट्रक्चर और ब्रांच और रिंग स्ट्रक्चर। तो ये जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, एटम की, टू कंबाइन विथ सेम टाइप ऑफ एटम्स, उसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। जैसे ये हो गया, ये कार्बन, ये अनदर बहुत सारे कार्बन के साथ लिंक हो सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है, मतलब हर कोई एटम या फिर सारे एटम्स ये प्रॉपर्टी नहीं एग्जिस्ट करते। कौन एग्जिस्ट करता है? हमारा कार्बन। इसके अलावा कौन से एलिमेंट्स जो है ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं? तो उसमें आता है कार्बन के बाद सिलिकॉन। कौन आता है? सिलिकॉन। देन बोरॉन भी ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। देन सल्फर हो गया। ये सब क्या हो गए? एलिमेंट्स जो क्या शो करते हैं? हमारा कैटिनेशन प्रॉपर्टी। बट सबसे ज़्यादा जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है वो कौन सा एलिमेंट होता है? हमारा कार्बन। उस वजह से तो सारे पॉलीमर्स हो गए या फिर कोई कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो गए, सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, जितने भी कंपाउंड्स हैं उतने सब किससे बने हैं? इस कार्बन से, बिकॉज ऑफ दिस कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अभी कार्बन में ये कैटिनेशन का नेचर सबसे ज़्यादा क्यों है? बिकॉज कार्बन जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, सल्फर हो गया, या फिर नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये सारे भी शो करते हैं, बट वो कम, मतलब उनके कंपाउंड्स जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी के साथ वो कम है। सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स किसके हैं? कार्बन के। तो ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कैटिनेशन, मतलब सेम एटम कंबाइन होंगे और वो कंबाइन इन द सेंस कि वो बॉन्ड बनाएंगे और क्या शो करेंगे? कुछ तो एक बैकबोन जैसा चेन स्ट्रक्चर शो करेंगे, नहीं तो ब्रांच स्ट्रक्चर या फिर रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो ये तो हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए हम चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी के ऊपर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या लिखा है यहाँ पे? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है? इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। हमें पता है वैलेंसी मतलब क्या है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। सो डाइवैलेंसी क्या होता है? इट कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स। ट्राइवैलेंसी मतलब इट कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स। एंड हियर कार्बन इज शोइंग टेट्रावैलेंसी, मतलब कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? करेक्ट,
4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 बॉन्ड बनाता है हमें पता है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया CH4, तो CH4 में कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बनता है। तो कार्बन एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, कौन सी? टेट्रावैलेंसी की। चलिए देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसे शो होती है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। क्या होता है हमें पता है, 1s2 2s2 2p2। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का? होता है 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2s2 2p2 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अगर हमने आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले लिया तो 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2p2 में कितने, मतलब p ऑर्बिटल में कितने हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो ये होता है ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कार्बन क्या करता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। किसमें? एक्साइटेड स्टेट में। अगर वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो वो क्या करता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इस वैकेंट ऑर्बिटल में। कहाँ पे शिफ्ट करेगा वो? वैकेंट ऑर्बिटल में। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2s में से ट्रांसफर हो जाएगा p ऑर्बिटल में, बराबर। ये 2p2 होता, ये 2p2 था और ये 2s। सो ये हो गया हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे कंसेप्ट आ जाती है हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन होके क्या बनता है? ये चारों एनर्जी सेम हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन का पता है आपको क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म इक्वल एनर्जी, मतलब जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी। तो ये आ गई हाइब्रिडाइजेशन की कंसेप्ट। उसमें हम डीप में नहीं जाने वाले, आपको नीचे लिंक दी जाएगी, उसमें आप देख लो, पूरा हाइब्रिडाइजेशन हमने बताया हुआ है। तो ये हो गए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन आके इसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं और ये शो करता है टेट्रावैलेंसी। तो ये हो गई सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। देन नेक्स्ट थर्ड देखते हैं कि कार्बन का शेप क्या होता है। कार्बन का शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल मतलब क्या है कि ये जो है कार्बन, ये है सेंटर में हमारा कार्बन एटम, और इसको जो 4 कॉर्नर पे टेट्राहेड्रॉन के आपको दिख रहे हैं वो क्या होंगे? 4 एटम होंगे। मैं एग्जांपल फिर से ले लेता हूँ CH4। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये 4 एटम कौन से हैं? हाइड्रोजन एटम। समझ में आया? ये सेंटर में कार्बन एंड जो टेट्राहेड्रॉन के 4 कॉर्नर्स है उसमें क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा हाइड्रोजन एटम। सो कार्बन कैन शो टेट्राहेड्रल शेप। अगर टेट्राहेड्रल शेप शो कर रहा है तो हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन में, इसमें बॉन्ड एंगल कितने आएंगे? इसमें बॉन्ड एंगल आ जाता है अराउंड 109.28 डिग्री, मतलब अराउंड इतना वो आ जाता है। या फिर कई बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं कि 109.5। तो हर एक कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड में कितना बॉन्ड एंगल है? 109.28 और 109.5। तो ये हो गया उसका टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल मतलब सेंट्रल में कार्बन होगा और उसके 4 कॉर्नर्स पे 4 हाइड्रोजन एटम होंगे। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विथ सेम अनदर टाइप ऑफ एटम। लाइक फॉर एग्जांपल इट कैन फॉर्म कार्बन कार्बन, ये क्या हो गया हमारा? सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। बट दिस कार्बन कैन आल्सो फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ये कार्बन क्या बनाता है? मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है। तो ये हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या हो गया ये? डबल बॉन्ड। देन ऑल्सो इट कैन फॉर्म कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाता है ये? ट्रिपल बॉन्ड, बराबर। सो एक ये यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन के पास कि वो क्या फॉर्म कर सकता है? मल्टीपल बॉन्ड विथ इट्स अनदर कार्बन एटम। तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कौन से टाइप्स के बॉन्ड होते हैं वो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है क्या होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या हो गया? फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई कि फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम, फिफ्थ प्रॉपर्टी। ये है इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, जो मैंने अभी तीसरी प्रॉपर्टी में बताया था। सो कार्बन कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हमने बताया कि कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। सो अगर मेरे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और ये यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो
तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है मेरा sp3। क्या आता है हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये कैसा आता है आपको पता है, हाइब्रिडाइजेशन का आप वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि S क्या होता है, P क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे आता है। नेक्स्ट, अगर मैं ले लिया दूसरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है इसका sp2 आ जाता है। और अगेन अगर मैंने कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ले लिया तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp, बराबर। तो हमें पता है इनके शेप्स पता है, इनका sp3 मतलब क्या होता है, इसका शेप क्या होता है टेट्राहेड्रल, बराबर। क्या होता है इसका शेप टेट्राहेड्रल। sp2 मतलब क्या होता है इसका प्लेनर, क्या होता है इसका प्लेनर, ये आता है ट्राइगोनल प्लेनर। देन sp मतलब क्या होता है, ये आ जाता है लीनियर शेप। तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का कि इट कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अलॉन्ग विद कार्बन अनदर कार्बन एटम। sp3 हो गया, sp2 हो गया, sp हो गया, और ये डिफरेंट टाइप्स के शेप भी एक्वायर कर लेता है। तो उस वजह से ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कार्बन की। तो हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कार्बन के, होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। जहाँ तक हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन में, क्या आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा कि ये sp3 क्या होता है, sp2 क्या होता है, sp क्या होता है, ये डबल बॉन्ड क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड क्या है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि ये sp3 है, sp2 है या sp क्या है। हमें पता है कौन से, मतलब कोई भी हमने एटम ले लिया तो उसमें शेल्स होते हैं और शेल्स के बाद सब शेल होते हैं। तो जैसे मैंने ले लिया ये K शेल, फिर L शेल, फिर M शेल, फिर N शेल ले लिया, ये हो गए शेल्स हमारे। और ये शेल्स क्या होते हैं कि डिवाइडेड होते हैं सब शेल्स में। तो K में आती है S, L में आती है S और S एंड P, M में क्या आती है हमारी S, P, D एंड N में आती है S, P, D, F। तो ये हो गए हमारे सब शेल्स। हमें पता है कि S सब शेल का शेप क्या होता है हमारा स्पेरिकल। क्या होता है हमारा स्पेरिकल, इसको आप स्पेयर कंसिडर कर लो। तो क्या होता है इसका शेप स्पेरिकल हो जाता है। देन P का शेप क्या होता है हमारा डम्बेल शेप। क्या होता है हमारा डम्बेल शेप। देन D का शेप क्या होता है हमारा, ये होता है डबल डम्बेल शेप। तो इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, तो ये क्या हो गया हमारा डबल डम्बेल शेप। थोड़ा सा ये गलत हो गया, इसको यहाँ से ऐसे, तो ये हो गया D का शेप डबल डम्बेल शेप। तो ये हो गए शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। अब क्या होता है कि जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, बराबर। क्योंकि हमें पता है कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, तो वहाँ पे मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, जो हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा था। तब फॉर्म होते हैं 2 तरीके के बॉन्ड। एक बॉन्ड तैयार होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। तो पहले हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड होता है कि ये एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग अगर ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसको, हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग। सिंपल चीज़ है। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। चलिए इसकी कंडीशंस देखते हैं। इसमें 3 कंडीशंस है कि वहाँ पे ओवरलैपिंग किसकी होनी चाहिए, SS ओवरलैपिंग होनी चाहिए। देन सेकेंड SP ओवरलैपिंग होनी चाहिए एंड PP ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ये PP, SP, SS ओवरलैपिंग क्या है कि एक S ऑर्बिटल दूसरा S ऑर्बिटल पे ओवरलैप होना चाहिए। देन एक S ऑर्बिटल दूसरे P ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होना चाहिए। तो चलिए ये डिटेल में देखते हैं ये कैसे होता है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। जो फर्स्ट हैशटैग है हमारा SS ओवरलैपिंग। SS ओवरलैपिंग सिंपल है कि हमने एक S ऑर्बिटल ले ली, वो दूसरे S ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो जाएगी। तो जो फॉर्म होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा हमारा, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे जो फॉर्म होगा बॉन्ड वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो सिग्मा बॉन्ड। तो ये हो गया एक S ऑर्बिटल, ये हो गया दूसरी S ऑर्बिटल, ये इंटरमिक्स हो गए, ये क्या हो गया हमारा SS ओवरलैपिंग। सेकेंड हम देखते हैं
पी ओवरलैपिंग, हमें पता है एस का शेप क्या होता है, स्पेरिकल होता है, करेक्ट। पी का शेप क्या होता है बताओ, पी का शेप होता है डम्बेल शेप। अगर मैंने इसके पास से ए एक्सिस पास कर दिया और इस एक्सिस के अलोंग अगर वो इंटरमिक्स हो रहे तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। चलिए देखते हैं ये कैसा होगा बॉन्ड फॉर्म। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ये बॉन्ड मतलब मिक्स हो रहे, इंटरमिक्स हो रहे, तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा हमारा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा सिग्मा बॉन्ड। देन थर्ड कंडीशन क्या है कि पीपी ओवरलैपिंग। देन अगेन पीपी ओवरलैपिंग भी कहाँ पे होनी चाहिए, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये हो गया एक पी ऑर्बिटल, ये हो गया दूसरी पी ऑर्बिटल। अगर ये इंटरमिक्स हो गए जो फॉर्म होगा वो क्या होगा हमारा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा हमारा, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे जो इंटरमिक्सिंग हो रही है इन तीनों केस में क्या बन रहा है हमारा, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, बराबर। और ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप हो रहा है, तो ये क्या होता है हमारा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है हमारा, सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बराबर। मतलब ये लेस रिएक्टिव होगा, बराबर, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा, स्ट्रॉन्ग होता है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। इसमें होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंपल। अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम ये डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है। एक और बात, दूसरा जो बॉन्ड होता है वो हमारा क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है कि साइड टू साइड ओवरलैपिंग। किससे बनता है ये, साइड टू साइड ओवरलैपिंग एंड इट इज परपेंडिकुलर। ये इंपॉर्टेंट है, क्या होता है ये, परपेंडिकुलर। अगर मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है तो इसको क्या होगा, ये सपोज ये पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है मेरा, तो इसको ये होंगे परपेंडिकुलर। क्या होते हैं ये, परपेंडिकुलर। आगे हम देखेंगे इसको हम क्या कहते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग। ये कैसे होते हैं ये हम देखते हैं। इसके तीन कंडीशंस है, एक होता है पी पाई ओवरलैपिंग, दूसरा होता है पी पाई डी पाई एंड तीसरा होता है डी पाई ओवरलैपिंग। चलो देखते हैं ये क्या होता है। सो फर्स्ट पी पाई ओवरलैपिंग, हमें पता है ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो मैंने मान लिया ये पी ऑर्बिटल है और ये एक पी ऑर्बिटल है, ये इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा हमारा, ये बनाएगा हमारा पाई बॉन्ड। क्या बनाएगा हमारा, पाई बॉन्ड बनाएगा। सेकेंड पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। तो पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग देखते हैं, ये हो गया पी ऑर्बिटल, देन डी ऑर्बिटल, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूं मैं। सो ये हो गया मेरा डी ऑर्बिटल। अगर ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा पाई बॉन्ड। समझ में आई बात, क्या बनेगा हमारा, वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये हो गया हमारा पी पाई डी पाई का ओवरलैपिंग। समझ में आ रहा है बात। डी पाई अब हम नहीं देखते क्योंकि सेम ये डी ऑर्बिटल अनदर डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो जाएगा। कैसे, इट शुड बी पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और वो एक दूसरे को पैरेलल होना चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सॉरी मैंने बोल दिया पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बट इट शुड बी परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड दो ऑर्बिटल एक दूसरे को क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। समझ में आई बात। तो इससे फॉर्म होता है हमारा पाई बॉन्ड। अभी आप बोल रहे होंगे कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कहाँ से आ गया। तो चलिए देखते हैं कि मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, जैसे मेरे पास है CH4। तो इसमें हमें क्वेश्चन आता है कि बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड्स है एंड कितने पाई बॉन्ड्स है। कौन सा क्वेश्चन आता है कि CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं एंड कितने पाई बॉन्ड्स हैं। तो एक सिंपल सा फंडा है, अगर दो एटम है उनमें जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा वो ऑलवेज कौन सा बनेगा, वो ऑलवेज बनेगा सिग्मा बॉन्ड। कौन सा रहेगा वो, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन एनी टू element or atom, any two atom or element is sigma and then rest all are pi bonds.
अगर ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म हो रहे तो वो क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड्स। तो मैंने ये एग्जांपल ले लिया, जैसे CH4 हो गया, तो देखो यहाँ पे सभी के पास सिंगल बॉन्ड है, बराबर। एक कार्बन एटम हो गया, ये हाइड्रोजन एटम हो गया, इसमें एक बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा होगा, सिग्मा होगा। ये कौन सा होगा, सिग्मा होगा। ये कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ये होगा सिग्मा बॉन्ड। सो टोटल यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड है क्या यहाँ पे, नहीं, तो पाई बॉन्ड हो गए हमारे 0। समझ में आई बात। कोई भी 2 एलिमेंट्स है तो उनमें जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल पाई बॉन्ड वाला देखते हैं। तो अगर मेरे पास सिंपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कौन सा मॉलिक्यूल है मेरे पास, ईथीन। तो अगर मैंने इसको एक्सपांड करके लिख लिया, क्या कर रहे हैं हम, इसको एक्सपांड कर रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड बनाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास ये क्या है, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया मेरा 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 सिग्मा बॉन्ड। क्यों ये सिग्मा है, क्योंकि मैंने बताया था कोई भी 2 एलिमेंट के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा वो क्या होता है, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड कहाँ पे दिख रहा है हमें, ये हो गया पाई बॉन्ड। 2 कार्बन एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स बन रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स में फर्स्ट होगा सिग्मा, जो नेक्स्ट आएंगे वो सब क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा है हमारा, ये है पाई बॉन्ड। सो टोटल काउंट करो, बताओ कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड्स टोटल। सिग्मा बॉन्ड्स हो गए हमारे 5 और पाई बॉन्ड्स कितने हो गए यहाँ पे, ओनली 1। समझ में आई बात। तो चलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे जेईई नीट में, तो वो देख लेते हैं। हमारे पास बेंजीन, कौन सा होता है, बेंजीन। क्वेश्चन आता है कि बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड्स है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड कितने हैं, 3 है। तो आप देख के ही बता सकते हो कितने हैं पाई बॉन्ड्स, टोटल 3। सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे, जरा काउंट करो, सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऊपर से तो 6 दिख रहे, बट हमें पता है कि हर एक कार्बन को एक हाइड्रोजन अटैच है। क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन अटैच है। तो वो 6 और ये 6 हाइड्रोजन वाले 6 बॉन्ड्स कितने हो गए, टोटल 12। सो सिग्मा बॉन्ड्स बेंजीन में कितने होंगे, 12 होंगे। समझ में आई ये बात। सिग्मा बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। तो इसमें बताओ जल्दी से कितना सिग्मा बॉन्ड, कितना पाई बॉन्ड होंगे। तो ये हो गए 3 4 2 6 7 8 9 और 1 10। सो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए यहाँ पे, 10। चलो एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 3 हाइड्रोजन के 3, 2 कार्बन के बीच में एक हो गया 4, 2 हाइड्रोजन के कितने हुए 6, 4 2 6। देन इन दोनों कार्बन के बीच में कितना हो गया 7, ये एक हो गया 8, ये एक हो गया 9 और इसके बीच में एक हो गया 10। पाई बॉन्ड्स कितने हैं हमारे पास, चलो जल्दी से काउंट करो, बस एक पाई बॉन्ड। समझ में आई बात। जो होगा वो कौन सा होगा, ये वाला पाई बॉन्ड जो मल्टीपल बॉन्ड में आता है। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा हो। तो ये हम ले लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल। अब इसमें बताओ कि कौन सा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो चलिए काउंट करते हैं हम। तो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा टेट्रावैलेंसी कार्बन की, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे कितने होंगे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 1 होगा बराबर और बाकी सब तो अटैच है। तो चलिए काउंट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 सिग्मा बॉन्ड हो गए। टोटल कितने हो गए 14। देख लो कोई मिस तो नहीं किया। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये एक हो गया 14। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 14 हो गए। पाई बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं आपको, तो चलिए काउंट करते हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, हमने क्या बोला था, कोई भी 2 एलिमेंट्स के बीच में फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होता है, उसके बाद वाले सभी क्या होते हैं पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गए 2 और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है। तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पे 3।
सो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।